सेकंड में रिप्लाई किया। मुझे गुस्सा आने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो बस इसी का इंतजार कर रही थी। सू किंगरो को क्यू की अकाउंट देने से पहले मैंने पहले वो अकाउंट लॉग इन किया, उसका नाम बदलकर क्यूए रखा और प्रोफाइल पिक्चर में एक सुअर की फोटो लगा दी। फिर मैंने उसे आईडी और पासवर्ड भेज दिया। मैं थोड़ी देर तक उस सुअर वाली फोटो को घूरता रहा और फिर अचानक जोर से हंस पड़ा। लियू यू शुक्रवार दोपहर को ही स्कूल वापस आया। ब्रेक टाइम में बहुत शोर था, पर लियू यू बिना सिर उठाए तेजी से कुछ लिख रहा था। जब मैं अपने लिए पानी लेने गया तो उसकी डेस्क के पास से गुजरा और उसके लिए भी एक कप पानी ले आया। तभी क्लास के दरवाजे पर मॉनिटर ने आवाज दी, जियांग ई चेन, तुमसे कोई मिलने आया है। मैं पानी लेकर दोनों कप पकड़े बाहर गया और हिचकिचाते हुए पूछा, सीनियर आपने बुलाया? आन ई चेन एंड यिशन लगातार हमारी क्लास के अंदर खिड़की से देख रहे थे। फिर उन्होंने नजरें घुमा ली। चू मेंग याओ के पास समय नहीं था कि वो तुम्हें नोट्स देने आ सके। मैं रास्ते से गुजर रहा था, इसलिए उसने मुझे तुम्हें देने को कहा। ये कहकर उसने मुझे कुछ नोटबुक्स थमा दी और चला गया। मैं खुशी खुशी अपनी डेस्क पर आया और नोटबुक्स को अपनी टेबल पर रखा जैसे कोई बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो। सू किंगरो ने अपनी कोल्ड ड्रिंक का एक घूंट लिया और मुझे देखा। उसकी नजर उन नोटबुक्स पर गई। मैं बड़ी ही शान से पहली नोटबुक का कवर खोलने ही वाला था कि उस पर नाम लिखा था, क्लास 6 चू मेंग याओ। सू किंगरो ने कुछ कहते कहते रुक गई। ये चू मेंग याओ के फर्स्ट ईयर के नोट्स है। मैंने बड़े प्यार से अपनी उंगलियों से उन तीनों शब्दों चू मेंग याओ को छुआ और मेरी आंखें खुशी से चमक उठी। चू मेंग याओ याद है ना, वही सीनियर जिसने उस दिन पियानो बजाया था। वो पढ़ाई में भी बहुत होशियार है, फर्स्ट रैंक आती है उसकी। सू किंगरो ने शांति से नजरें हटा ली और कुछ नहीं कहा। जब मैंने 2-3 पन्ने पलट लिए तो उसने अचानक पूछा, उसने तुम्हें अपने नोट्स क्यों दिए? मैं सतर्क हो गया, क्यों? क्या तुम्हें भी चाहिए? मैंने दोनों हाथों से उन नोटबुक्स को कसकर पकड़ लिया। अगर तुम्हें चाहिए तो मिल जाएंगे, पर पहले मैं पढ़ूंगा। तभी वो मुस्कुरा दी और सिर हिलाया। उसने तुम्हें ये कैसे दिए? मैं थोड़ा चिढ़ गया, मुंह से बोल कर दिए। सू किंगरो की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसकी नजरें नीचे की ओर गईं और मेरे होठों पर टिक गईं। उसके ऐसे घूरने से मुझे अचानक अजीब सी सिहरन होने लगी और मैंने बेझिझक अपने नीचे वाले होंठ पर जीभ फेरी। सू किंगरो की नजरें भी मानो मेरे होंठों के साथ ही हिली। ठीक है, उसने कहा, फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर बड़े ही अजीब और डरावने अंदाज में अपनी बात दोहराई। ठीक है, तुम याद रखना। मैंने कहा, क्या तुम पागल हो? छुट्टी के बाद मैं और सू किंगरो एक साथ पैदल चल रहे थे। लड़ते झगड़ते हम जल्दी ही अपने घर के पास पहुंच गए। इस दौरान भी हमारी बहस जारी थी। मैं जितना हारता था उतना ही जोश में आ जाता था। आखिरकार मैंने सू किंगरो की बोलती बंद कर दी। मैंने बड़ी ही खुशी से कहा, अब कुछ नहीं बोल पा रही ना? सू किंगरो अचानक चिल्लाई, पापा मम्मी झूठ मत बोलो, तुम्हारी शक्ल से नहीं लगता। मैं अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही बाई तरफ से किसी के हंसने की आवाज आई। कोई जोर से हंस पड़ा था। मैंने चौंक कर उस तरफ देखा तो मेरे सू अंकल बिल्डिंग के नीचे गार्डन के पास खड़े हमें ही देख रहे थे और सू आंटी तो मुंह पर हाथ रखे हंसते हंसते जमीन पर ही बैठ गई थी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरी आंखें फटी। हम दोनों उनके पास गए और नमस्ते किया। सू आंटी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, मैं तुम दोनों को पूरे रास्ते से देख रही हूँ। आरो सू किंगरो, तुम्हारी ये कड़वी जबान, क्या तुम किसी को बचने भी दोगी? सू किंगरो ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। मेरी मम्मी ने कहा, ई चेन थोड़ी देर में हमारे घर खाना खाने आना। रात को मैं तुम्हारे लिए स्वीट एंड खट्टी सुअर की मीट बनाऊंगी। मैंने तुरंत हाँ कर दी। मीट बनाने में बहुत समय लगता है। तुम चाहो तो पहले अपने घर पर आराम कर लो, फिर आ जाना, या सीधा हमारे घर आ जाओ। मैं आरो को तुम्हारे साथ खेलने के लिए कह दूंगी। सू किंगरो ने तुरंत कहा, नहीं, मुझे पढ़ाई करनी है। सू किंगरो को नन्नुकुर करते देख मैं और भी जल्दी राजी हो गया। ठीक है, मैंने कहा। सू किंगरो ने मुझे घूर कर देखा तो मैंने और भी शान दिखाते हुए कहा, मैं अभी आता हूँ, और भागकर अपने विला घर में चला गया। सू फैमिली के तीनों लोग भी अपने घर की तरफ चल दिए। सू अंकल दरवाजा खोलने लगे तो सू आंटी ने अपनी बेटी को देखकर हंसते हुए पूछा, क्या तुम्हें सच में पढ़ाई करनी है? सू किंगरो ने नाक से एक हूं की आवाज निकाली। हम। सू आंटी ने कुछ कहा नहीं, पर उनके चेहरे से साफ लग रहा था कि उन्हें यकीन नहीं हुआ। वो मुंह छुपाकर मुस्कुराने लगी। सू किंगरो को उनकी इस हंसी पर बहुत चिढ़ हो रही थी तो उसने बात पलटते हुए कहा, मैं गेम्स खेलूंगी। सू अंकल ने दरवाजा खोला और सू किंगरो सबसे पहले अंदर चली गई। सू आंटी उसे जाते हुए देख रही थी। उन्होंने सू अंकल की आस्तीन खींची और फुसफुसाकर मुस्कुराते हुए बोली, हमारी बेटी में इतना नखरा कहां से आ गया? दोनों घर के अंदर चले गए। जब मैं घर पहुंचा तो मम्मी पापा घर पर नहीं थे। मैंने घर की मेड को बताया, अपने कमरे में जाकर कपड़े बदले, फ्रिज से एक डब्बा आम और एक डब्बा स्ट्रॉबेरी निकाली और खुशी खुशी पड़ोस वाले घर सू किंगरो के घर की तरफ दौड़ पड़ा। सू अंकल ने मेरे लिए दरवाजा खोला। सू आंटी ने अभी अभी एप्रन पहना था और लिविंग रूम में मुझे देखकर बोली, ई चेन बैठो, तुम फ्रूट्स क्यों ले आए? थैंक यू ई चेन। सू आंटी ने कोई औपचारिकता नहीं दिखाई और सीधे सोफे पर बैठे सू अंकल, जो अखबार पढ़ रहे थे, से कहा, ओए सू, जाओ और ये फ्रूट्स धोकर लाओ। सू अंकल ने आराम से जवाब दिया,
मुझे धोने को कह रही हो? अगर मैंने धोए तो ज्यादा बचेंगे नहीं। मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। सू आंटी ने हाथ पोंछने वाले तौलिए से उन्हें मारने का नाटक किया। मैंने फौरन कहा, सू आंटी किचन कहाँ है? मैं खुद धो लेता हूँ। किचन के सिंक में मीट रखा है। इतना कहकर सू आंटी ने फिर से सू अंकल को घूरा। तो तुम सीधे इसे आरो के कमरे में ले जाओ और वहीं खा लो। आरो के कमरे में बाथरूम है। मैं और तुम्हारे सू अंकल फ्रूट्स नहीं खाते। मैंने सिर हिलाया। मैंने इस घर को देखा जिसका लेआउट तो बिल्कुल मेरे घर जैसा था, पर डेकोरेशन बिल्कुल अलग थी। सू आंटी, आरो का कमरा कहाँ है? सू आंटी ने ऊपर दूसरी मंजिल की तरफ इशारा किया। सीढ़ियों से ऊपर जाओ, फिर मुड़कर बिल्कुल आखिरी वाला कमरा उसी का है। मैं स्ट्रॉबेरी का डब्बा लेकर ऊपर जाने लगा। मेरे घर की वो पूरी यूरोपियन स्टाइल वाली डेकोरेशन थी ना, उसके मुकाबले सू चिंगरो का घर ज्यादा वार्म और सिंपल लग रहा था, पर लेआउट बिल्कुल सेम था। मेरा अपना कमरा भी सेकंड फ्लोर के आखिर में ही था, तो मुझे ये सब कुछ नया नहीं लगा। मैं उस आखिरी दरवाजे के सामने जाकर रुक गई और कान लगा के सुनने लगी। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, तो मैंने हाथ बढ़ाकर 2 बार नॉक किया। थोड़ी देर वेट किया, पर अभी भी कोई हलचल नहीं हुई। मुझे याद आया उसने कहा था कि वो बुक्स पढ़ने वाली है, तो क्या वो पढ़ते पढ़ते सो गई? मैंने दरवाजे का हैंडल हल्का सा दबाया और जैसे ही मैंने उसे नीचे किया, दरवाजा खुद ब खुद थोड़ा सा खुल गया। मैं सीधे अंदर नहीं गई, बल्कि थोड़ा और पास जाकर उस दरार से अंदर झांकने लगी। अचानक दरवाजा अंदर से किसी ने खींच लिया। मैं तो डर के मारे उछल ही पड़ी। मेरे हाथ में जो स्ट्रॉबेरी का बॉक्स था वो बस गिरने ही वाला था। सू चिंगरो दरवाजे की चौखट पर बायां हाथ टिकाए खड़ी थी और बड़ी शांति से मुझे सिर से पैर तक घूरने लगी। फिर उसकी नजर मेरी आंखों पर पड़ी। क्या ताकजांग कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं तो बस अंदर आ ही रहा था। क्या मैं सीधा अंदर आ जाऊं? सू किंग्रो ने मेरी इस बात पे थोड़ा सोचा, और अगर मैं उस वक्त नहा रही होती तो तुम तो मेरा फायदा उठा लेते। मैं थोड़ी चिढ़ गई। मैंने नॉक किया था। मैंने दरवाजे के हैंडल की तरफ देखते हुए कहा, और फिर दरवाजा खुद ही खुल गया। मैंने सफाई दी, मैंने तो बस हल्का सा छुआ था। किसे पता था कि ये ऐसे ही खुल जाएगा? सू किंग्रो ने मुझे अंदर आने के लिए रास्ता दे दिया। तो फिर आ जाओ। मैं सू किंग्रो के कमरे में गई। वो मेरे पीछे खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। तुम्हारे कमरे का बाथरूम कहाँ है? मुझे फ्रूट्स धोने हैं। सू किंग्रो पास आई और मेरे हाथ से स्ट्रॉबेरी का बॉक्स ले लिया। मैं कर लेती हूँ। अगर मेरी माँ को पता चला कि तुम मेरे घर आए हो और मैंने तुमसे काम करवाया तो वो मुझे मार ही डालेंगी। मेरे पास करने को कुछ नहीं था, तो मैं सू किंग्रो का कमरा देखने लगी। ये बिल्कुल मेरे कमरे जैसा ही था। एक कोने में बड़ा सा बेड था। बेड के पास एक स्टडी टेबल था जिस पर हर तरह की बुक्स और वर्क बुक्स सलीके से रखी थी। टेबल पर एक डायरी खुली पड़ी थी और एक पेन पास ही रखा था। मैंने देखा कि उस डायरी पर आज की डेट लिखी थी। प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए मैंने जल्दी से अपनी नजरें हटा ली। फिर मैंने गोल बालकनी में रखा वो सफेद पियानो देखा। मेरी आंखें चमक उठी और मैं उसके पास चली गई। मेरी उंगलियां पियानो की उस चिकनी सतह पर फिसलने लगी और फिर मैं पियानो के सामने बैठ गई। पियानो पर एक शीट म्यूजिक रखा था, लव लेटर, जिसका चाइनीज नाम किंगशू है। मुझे भी पियानो बजाना आता है, बस इतना अच्छा नहीं बजाती। मैं यही सोच रही थी कि बाथरूम से सू किंग्रो की आवाज आई, बाहर जो भी है जरा मेरे लिए 2 ग्लास ले आना, वो मेरी टेबल पर ही रखे हैं। पता है, मैं बालकनी से बाहर आई, थोड़ी चिढ़ी हुई थी और चिल्लाई, अंदर जो भी है मेरा एक नाम है। बाथरूम से एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। मैं सू किंग्रो के स्टडी टेबल के पास गई और देखा कि सबसे ऊपर वाले कैबिनेट में 2 मग और एक प्लेट रखी थी। सू चिंगरो को शायद धुली हुई स्ट्रॉबेरी रखने के लिए ग्लास चाहिए थे। मैंने कैबिनेट का दरवाजा खोला। क्या प्लेट चलेगी? हाँ चलेगी। कैबिनेट थोड़ा ऊंचा था तो मैं पंजों के बल खड़ी हो गई और प्लेट के किनारे को पकड़कर धीरे धीरे उसे बाहर खींचने लगी। इसी बीच गलती से मेरा हाथ बगल में रखे रूबिक्स क्यूब से टकरा गया और वो टेबल पर गिर पड़ा। मैं बड़ी सावधानी से प्लेट को पकड़े हुए क्यूब उठाने झुकी, तभी मेरी नजर गलती से सू किंग्रो की डायरी पर पड़ गई। वो खूबसूरत बहती हुई राइटिंग मेरी आंखों के सामने थी। 16 अक्टूबर सनी, बजी ऑटी इन 0709, और इन शब्दों के बाद एक बहुत ही शार्प और एटीट्यूड वाला टिक मार्क लगा था। इसका क्या मतलब है? क्या ये कोई क्यू के पासवर्ड है? ये कुछ समझ नहीं आ रहा। सू किंग्रो की वो कैजुअल सी आवाज फिर आई, क्या रास्ता भूल गए? क्या मुझे बाहर आकर तुम्हें लाना पड़ेगा? आ रहा हूं। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और प्लेट उसे देने चली गई। मैंने धुली हुई स्ट्रॉबेरीज बाहर लाकर रखी। सू किंग्रो अभी भी बाथरूम में हाथ धो रही थी। मैंने उसका इंतजार नहीं किया और खुद ही खाना शुरू कर दिया। तुम तो बहुत जल्दी खा लेते हो। सू चिंगरो पास आई और मेरे बगल वाले सोफे पर बैठ गई। हम दोनों के बीच एक इंसान के बैठने जितनी जगह थी। मैंने तुम्हारे लिए भी तो बचाई है। मैं जिस सोफे पर बैठी थी वो बिल्कुल बालकनी के सामने था, इसलिए वो पियानो फिर से मेरी नजरों में आ गया। सू किंग्रो, क्या वो पियानो तुम्हारा है? सू किंग्रो ने कहा, नहीं मेरी माँ का है। तो क्या तुम बजा लेते हो? मैंने बहुत इंटरेस्टेड होकर पूछा। सू किंग्रो ने कुछ नहीं कहा, बस उठी और बालकनी की तरफ चल दी। मैं उसके पतले से बैग को देखती रही। समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करने वाली है। सू किंग्रो की उंगलियां कीबोर्ड पर रख दिए और अपने हाथ कीबोर्ड पर फिसली और
और एक बहुत ही खूबसूरत सी मेलोडी गूंज उठी। फिर उसकी शांत सी आवाज आई, जे दीदी का मूड आज अच्छा है तो मैं तुम्हें अपना टैलेंट दिखाऊंगी, बस यही एक मौका है, इसके बाद ये चांस नहीं मिलेगा। मैंने पूछा, क्या मैं कुछ भी बोल सकता हूँ? सू किंगरो ने बड़ी कैजुअल सी हाँ कर दी। वो इतनी कॉन्फिडेंट और बेफिक्र लग रही थी। मैंने बहुत दिमाग दौड़ाया पर कोई धुन याद ही नहीं आ रही थी, तो मैंने हार मानकर हाथ हिलाया। तुम जो चाहो बजा लो। सू चिंगरो सीधा बैठी। उसने अपना वो कैजुअल वाला एटीट्यूड साइड में रखा, थोड़ी देर के लिए सिर झुकाकर सोचा और फिर उसके दोनों हाथों ने बजाना शुरू कर दिया। उसने जो पीस शुरू किया वो बहुत ही सॉफ्ट और धीमा था, लेकिन थोड़ी ही देर में रिदम में एक उछाल सा आ गया। एक टर्न के साथ उसके हाथों की स्पीड अचानक बढ़ गई। उसका पोस्चर इतना ग्रेसफुल था, फिर भी उसकी उंगलियां हर एक बीट पर बिल्कुल परफेक्ट गिर रही थी। इसी मेलोडी को कुछ बार रिपीट करने के बाद उसके हाथों की स्पीड और भी तेज हो गई। मेरी आंखें तो बस उसे ही देखे जा रही थी। मैं पलक भी नहीं झपका पा रही थी और दूसरे हाफ में आते आते सू किंगरो के दोनों हाथों के बीच का फासला भी बढ़ता जा रहा था। पहले वो एक छोटे से हिस्से में कीबोर्ड प्ले कर रही थी और अब उसके दोनों हाथ पूरे कीबोर्ड पर जैसे डांस कर रहे थे। धीरे धीरे गाने की स्पीड कम होने लगी, लेकिन अब उसे एक साथ और भी ज्यादा कीज दबानी पड़ रही थी। सू किंगरो अभी भी बिल्कुल शांत लग रही थी और उसने बहुत आराम से उस हिस्से को पूरा किया। फाइनली वो आखिरी हिस्से पर आई। बजाने की स्पीड कम हो गई और आखिरी 2 कीज दबाने के साथ ही गाना खत्म। काफी देर बाद मैं उस म्यूजिक के जादू से बाहर आ पाई और मैंने धीरे धीरे ताली बजानी शुरू की। सू किंगरो पियानो से उठी और अपने लंबे पतले हाथों को झटकने लगी। ये धुन बहुत जानी पहचानी लग रही थी, पर मैं श्योर नहीं थी कि ये वही है, तो मैंने पूछ लिया, इस गाने का नाम क्या है? बहुत अच्छा था। सू किंगरो के बाएं हाथ में शायद दर्द हो रहा था। वो उसे सहलाती रही और मेरी बात का सीधा जवाब न देते हुए बोली, तुम्हारे लिए बजाया था। मैं हैरान रह गई, कुछ कहना चाहती थी पर कह नहीं पाई। मैं हाथ धोकर आती हूँ। सू चिंगरो मुड़ी और बाथरूम की तरफ चली गई। उसके जाने के बाद मैं पियानो के पास गई और उस पर रखा वो शीट म्यूजिक उठाया, लव लेटर। सू चिंगरो ने बजाते वक्त ये शीट म्यूजिक बिल्कुल नहीं देखा था, पर मेरी पियानो की थोड़ी बहुत नॉलेज के हिसाब से मैंने अपने दोनों हाथ शीट म्यूजिक के सामने रखे और हवा में ही कीबोर्ड बजाने की एक्टिंग की। उसने अभी जो बजाया था वो यही लव लेटर था, मेरे लिए बजाया गया लव लेटर। मुझे अचानक बहुत गर्मी लगने लगी। ये पक्का कोई इत्तेफाक है। सू किंगरो ने सुना ही नहीं होगा कि मैंने क्या पूछा और बस ऐसे ही कुछ बोल दिया। डूबते सूरज की रोशनी बहुत ही प्यारी लग रही थी। पूरे साफ सुथरे कमरे में एक वार्म येलो लाइट छा गई थी। मैंने शीट म्यूजिक नीचे रखा और खिड़की के बाहर देखा। अक्टूबर आ गया है पर इतनी गर्मी क्यों है? सू किंगरो अभी भी हाथ धो रही थी। तभी सू आंटी ने बाहर से दरवाजा खटखटाया। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो उन्होंने बहुत ही माफी वाले अंदाज में कहा, ये चैन मुझे माफ करना, रो के पापा की कंपनी में अचानक कुछ काम आ गया है तो हमें वहां जाना पड़ेगा। मैं शायद तुम्हारे लिए स्वीट एंड सोर पोर्क टैंकुलीन न बना पाऊं। सू आंटी ने बात पलटते हुए कहा, मैं तो नहीं बना सकती है। मैं तो हैरान रह गई। सू चिंगरो ठीक उसी वक्त बाथरूम से तौलिए से हाथ पोंछते हुए बाहर आई। उसने ये सुनकर मेरी और अपनी माँ की तरफ देखा। सू आंटी बोली, रू जब यूके में थी तो हमारे साथ नहीं रहती थी, वो अपना खाना खुद ही बनाती थी। उसका स्वीट एंड सोर पोर्क बहुत ही बढ़िया है, मेरे बनाए हुए से बिल्कुल भी कम नहीं है। तो यही फाइनल रहा, हमें जल्दी निकलना है। अगर वो खाना बिगाड़ दे तो तुम दोनों बाहर से कुछ मंगवा लेना, मैं तो ऑर्डर ही करूंगी। सू किंगरो ने कमरे से एक ताने वाली आवाज निकाली। थोड़ी ही देर में हमें कार स्टार्ट होने की आवाज आई। बालकनी से देखा तो उनकी कार विला से बाहर जा रही थी। हम दोनों बड़ी सी फ्रेंच विंडो के सामने खड़े एक दूसरे को देख रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूं, तो मैंने बस प्लीज वाला इशारा कर दिया। सू किंगरो ने आ भरी तौलिए को सोफे के बैकरेस्ट पर फेंक दिया। उन्हें कंपनी का कोई काम नहीं है, ऐसे इमरजेंसी वाले ड्रामे तो अनगिनत बार हो चुके हैं। सू किंगरो ने काफी देर कंट्रोल किया, पर फिर वो थोड़ी चिढ़ ही गई। उनका बस अचानक से कैंडल लाइट डिनर पर जाने का मन कर गया होगा। मैं जोर से हंस पड़ी। मैंने तारीफ करते हुए कहा, तुम्हारे मम्मी पापा का रिश्ता कितना प्यारा है ना। सू चिंगरो ने कमरे से निकलने से पहले मुझे देखा और कुछ याद करते हुए बोली, तुम्हारे मम्मी पापा भी तो। मेरी हंसी वहीं गायब हो गई। सू चिंगरो बेचारी किस्मत मानकर नीचे वो स्वीट एंड सोर पोर्क बनाने चली गई। मैं भी अकेले बोर हो रही थी तो मैंने उसकी हेल्प करने का ऑफर दिया, पर किचन में घुसे मुझे 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि उसने मुझे बाहर निकाल दिया। वजह, तुम हेल्प कम और गड़बड़ ज्यादा कर रहे हो। अगर बोर हो रहे हो तो मेरे कमरे में जाकर कंप्यूटर पर गेम खेल लो या टीवी देख लो। मैंने सोचा चलो गेम ही खेल लेती हूँ। मैं उसके कमरे में गई और कंप्यूटर ऑन किया। उसका डेस्कटॉप एकदम क्लीन था। कुछ नॉर्मल सॉफ्टवेयर के अलावा वहां सिर्फ एक क्यू, एक वीचैट और एक ऐसा इंग्लिश गेम आइकॉन था जिसे मैं नहीं जानती थी। और एक ऐसा सॉफ्टवेयर भी था जो किसी वीडियो प्लेयर जैसा लग रहा था। शायद इससे मैं एनीमे देख सकती हूँ। मैंने उस तिरछे त्रिकोण ट्रायंगल वाले आइकॉन पर डबल क्लिक किया। जैसे ही मैंने क्लिक किया, कंप्यूटर से एक साई-फाई मशीन के स्टार्ट होने जैसी आवाज आई। फिर कीबोर्ड और माउस दोनों में से एक चमकती हुई लाइट जलने लगी।
मुझे लगा जैसे मैंने गलती से कोई सील तोड़ दी हो। मेरी तो कुछ और छूने की हिम्मत ही नहीं हुई। मैं सोच ही रही थी कि नीचे जाकर सू किंगरो को बुलाऊं या नहीं। तभी कंप्यूटर स्क्रीन पर एक गेम लॉगिन पेज पॉपअप हुआ। मैंने कुछ क्लिक नहीं किया था, पर लोडिंग बार अपने आप चलने लगा। गेम लोडिंग कंप्लीट। एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ गॉड्स। डियर यूजर, लॉगिंग यू इन। लॉगिन कंप्लीट। डियर यूजर, इट्स बीन 472 days. इट्स अ प्लेजर टू सी यू अगेन। ये लाइन आने के बाद कंप्यूटर स्क्रीन ब्लिंक हुई और लॉगिन पेज पूरी तरह से गेम इंटरफेस में बदल गया। मैं तो सुन रह गई, ये क्या है? मैंने सच में गलती से कोई गेम खोल दिया है। मैंने ऐसी कैरेक्टर डिजाइन और गेम सीन पहले कहीं नहीं देखे थे। अभी तक तो कैरेक्टर मॉडलिंग हो या सीन आर्ट, सब कुछ बहुत ही डिटेल और खूबसूरत था। हालांकि मैं ऐसे बड़े ऑनलाइन गेम्स नहीं खेलती, पर मेरी नजरें उस पर टिक गईं। सू किंगरो की आईडी ए थी। कैरेक्टर एक लड़का था, शायद कोई मैजिशियन। उसने एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और भारी मैजिक रोप पहना था और उसके हाथ में एक लंबा सा स्टाफ था। उसका चेहरा एशियन था और उसके सफेद बाल जमीन तक आ रहे थे। वो कैरेक्टर नंगे पैर था और उसके एक टखने पर लाल धागे में बंधी कुछ घंटियां थीं। वो काफी अच्छा लग रहा था। दाईं तरफ मैसेज पेज पागलों की तरह स्क्रॉल हो रहा था। मुझे लगा कि वो अपने आप स्क्रॉल हो रहा है, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। पर फिर मैंने देखा कि लोग लगातार सू किंगरो को मैसेज भेज रहे थे और हर नया मैसेज सबसे ऊपर आ रहा था। ये सारे दोस्त इंग्लिश में मैसेज कर रहे थे और स्पीड इतनी तेज थी कि मैं कुछ पढ़ ही नहीं पा रही थी। बहुत ही कम लोग चाइनीज में बात कर रहे थे और वो भी बस इतना कह रहे थे, तुम वापस आ गए। रो, क्या ये तुम हो? बस एक गेम में लॉगिन ही तो किया है। ये लोग इतने एक्साइटेड क्यों हैं? मैंने कुछ ओपन नहीं किया, बस ये समझने की कोशिश कर रही थी कि गेम से बाहर कैसे आऊं। इसमें क्लोज एक्स का बटन क्यों नहीं है? इतना हाई टेक पर इतना यूजर फ्रेंडली गेम, मुझे सच में इसे बंद करने का कोई तरीका नहीं मिला। तो मैंने शॉर्टकट कीज यूज करके टास्क मैनेजर खोला और गेम को जबरदस्ती बंद फोर्स क्लोज कर दिया। तब जाकर मैंने गेम का पूरा नाम पढ़ा, गॉड्स प्रिजन 3, भगवानों की जेल 3। मैंने चुपचाप गेम का नाम याद कर लिया और कंप्यूटर बंद कर दिया। मैं थोड़ी फ्रस्ट्रेट हो गई थी। सब मैं सू किंगरो का होमवर्क तो नहीं कर सकती थी ना। मेरी नजरें कमरे में इधर उधर दौड़ने लगी। मुझे वो डायरी याद आई। पहली लाइन में बस डेट और वेदर था। तीसरी लाइन का मैं अंदाजा लगा सकती थी। शायद सू किंगरो को लग रहा था कि इस बार के जॉइंट एग्जाम में वो फर्स्ट आएगी, इसलिए उसने इतने एटीट्यूड में पहले से ही टिक मार्क लगा दिया था। तो इस हिसाब से ये बिजी ओटीन 0709 के आगे टिक मार्क नहीं था। इसका मतलब ये है कि वो गोल अभी अचीव नहीं हुआ है। अरे पर ये इन 0709 मेरे ऑल्ट अकाउंट का क्यू पासवर्ड नहीं है क्या? मैंने तो उसे ये पासवर्ड दे दिया था ना, तो इसके आगे तो टिक होना चाहिए था। मैं बहुत देर तक सोचती रही पर कुछ समझ नहीं आया और सिरदर्द के मारे टेबल पर सिर रखकर थोड़ी देर आराम करने लगी। खाना खाते वक्त मैंने सू किंगरो को बताया, मैंने अभी तुम्हारे कमरे में कंप्यूटर खोला था वीडियो देखने के लिए, पर डेस्कटॉप पर जो प्लेयर जैसा आइकॉन था उसे क्लिक करते ही एक गेम का लॉगिन पेज खुल गया। वो बंद भी नहीं हो रहा था और लॉगिन इतनी जल्दी हो गया, ये सुनकर सू किंगरो के चॉपस्टिक्स वाला हाथ रुक गया। उसने बहुत ही कैजुअल तरीके से अपने मुंह का चावल निगला, धीरे से चॉपस्टिक्स नीचे रखी और कुर्सी के बैकरेस्ट पर टेक लगा ली। उसने आंखें नीची कर ली, पता नहीं क्या सोच रही थी। मैं आगे बोलती रही, सू किंगरो, तुम्हारे गेम में तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। तुम्हें ऑनलाइन देखकर इतने सारे लोग मैसेज करने लगे, पर मैंने पढ़े नहीं क्योंकि सब इंग्लिश में थे। मुझे समझ नहीं आते। वो ट्रायंगल वाला ऐप कोई प्लेयर नहीं था ना, वो बस गेम को जल्दी खोलने का एक प्लगइन है। सू किंगरो ने बड़ी शांति से जवाब दिया। मैंने सिर हिलाया, पर सू किंगरो, तुम कौन सा गेम खेलती हो? उसके ग्राफिक्स मुझे ऐसे लगे जैसे मैंने पहले कभी नहीं देखे हों। बहुत ज्यादा पॉपुलर तो नहीं लग रहा था, पर उसकी मॉडलिंग और आर्ट बहुत ही रिफाइंड थे। किसी छोटे मोटे गेम जैसा भी नहीं लग रहा था। सू किंगरो ने मेरे इस सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं दिया, उल्टे चिढ़कर बोली, क्या तुम सवालों की किताब 1 लाख वाइज हो? बाहर अब पूरी तरह अंधेरा हो चुका था। एक गोल चांद धीरे धीरे आसमान में ऊपर आ रहा था। इतने बड़े विला में हमारे अलावा कोई तीसरा इंसान नहीं था, तो सब कुछ थोड़ा खाली खाली सा लग रहा था, पर फिर भी एक वार्म सी फीलिंग थी। मैं जाना चाहती थी, पर सू किंगरो को देखकर, जिसके मम्मी पापा उसे घर में अकेला छोड़कर कैंडल लाइट डिनर पर चले गए थे, मुझे उस पर थोड़ी दया आ गई। तो मैंने जाने की बात ही नहीं की। सू किंगरो ऊपर अपने कमरे में गई और मैं भी उसके पीछे पीछे होली। अंदर जाने से पहले उसने मुड़कर मुझे देखा। इतनी रात हो गई, घर नहीं जा रहे। रात कहाँ हुई है? अभी तो बस 8 बजे हैं और मेरा घर बगल में ही तो है, दूर थोड़ी। मेरा घर बगल में ही है, कोई दूर नहीं। तुम मुझे भगा क्यों रही हो? क्या तुम अकेले में कोई खुराफात करने वाली हो? जैसे अंधेरी रात में कुछ अजीब सा। मैंने लिविंग रूम की बड़ी सी फ्रेंच विंडो से बाहर की रात देखी और अपने होठ चाटे। सू किंगरो को अंदर जाने की कोई जल्दी नहीं थी। वो बस दरवाजे पर खड़ी होकर फ्रेम से टिक गई। उसने एक हाथ में फोन पकड़ा था और कुछ क्लिक किया। अचानक लिविंग रूम की लाइट्स बंद हो गईं। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। बस चांद की रोशनी, जिसे कांच की खिड़की नहीं रोक पा रही थी।
पूरे लिविंग रूम और सेकंड फ्लोर के कॉरिडोर के कुछ हिस्से में फैल गई। हर चीज पर एक हल्की चमकती हुई लेयर सी बन गई थी। हम दोनों कोने में खड़े थे जहां चांद की रोशनी नहीं आ रही थी। सू किंगरो पूरी तरह अंधेरे में थी। वो वार्म सी फीलिंग अचानक से गायब हो गई और उसकी जगह एक अजीब सी रोमांटिक और टेंशन वाली फीलिंग आ गई। सू किंगरो, मैंने हिम्मत जताते हुए कहा, तुमने लाइट क्यों बंद की? मेरे सामने जो अंधेरा सा साया था वो सीधा खड़ा हुआ और मेरी तरफ 2 कदम बढ़ाए। हम दोनों बहुत करीब आ गए थे। मैंने थोड़ा सिर नीचे किया तो मुझे उसकी आंखों में वो हल्की सी चमक दिखाई दी। सू किंगरो ने अपना हाथ बढ़ाया और अपनी इंडेक्स और मिडल फिंगर से मेरी ठुड्डी को हल्का सा छुआ। उसने अपनी आवाज एकदम धीमी कर ली। अंधेरी रात में कुछ अजीब सा, मैं तो झटके से वहीं जम गई। मेरे दोनों हाथों ने कसकर अपने कपड़ों को पकड़ लिया था और हथेलियों में पसीना आने लगा था। हम इतने करीब थे कि मैं उसकी सॉफ्टनेस महसूस कर सकती थी। सू किंगरो की उंगलियों ने मेरे चेहरे को छुआ और वो थोड़ा और करीब आ गई। वो बिना पलक झपकाए मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे किसी खूबसूरत आर्टवर्क को देख रही हो। उसका अंगूठा हल्का सा मुड़ा और मेरे चेहरे पर धीरे से सहलाया। मुझे पता था वो फिर से मजाक कर रही है, पर उस पोजीशन, उस माहौल और सू किंगरो के उस हल्के से टच की वजह से मैं पूरी तरह से हिल गई थी। सू किंगरो हंस पड़ी और उसने मेरे चेहरे से अपना हाथ हटा लिया। सू किंगरो जोर से हंस पड़ी, मेरे चेहरे से अपना हाथ हटाया और वापस दरवाजे की चौखट से टिक गई, बिल्कुल अपने उसी पुराने नॉन सीरियस वाले अंदाज में। अरे रो दीदी तो बस मजाक कर रही थी, तुम सच में डर गए क्या? वो दरवाजे से लगकर हंस रही थी। मुझे लगा जैसे उसने मुझे टीज किया है और मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं कहां डरी, उस शर्म और गुस्से के मिक्सचर में मैंने सीधे 1 कदम आगे बढ़ाया और सू किंगरो की ठुड्डी पकड़नी चाहिए, पर मेरी स्पीड इतनी तेज थी और निशाना इतना खराब कि मेरा हाथ सीधा सू किंगरो के होठों पे जा लगा। फिर मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने कोई जलता हुआ अंगारा छू लिया हो और मेरा हाथ फिसलकर उसकी ठुड्डी पर आ गया। ये तो बिल्कुल भी एटीट्यूड वाला नहीं लग रहा था। मुझे अपनी इस गलती पर बहुत शर्म आ रही थी और मेरा चेहरा लाल हो रहा था, पर क्योंकि अंधेरा था और कुछ साफ नहीं दिख रहा था तो मैंने उस शर्म को इग्नोर किया और खुद को कॉन्फिडेंट दिखाते हुए बोली, कौन डरा? मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि खटाक पूरे हॉल की लाइट्स एक साथ जल उठी और उसी के साथ नीचे से सू आंटी की आवाज आई, तुमने लाइट्स क्यों बंद कर रखी हैं? क्या रो घर पर नहीं है? इस टाइम तो शायद वो यीचन के साथ खाने के बाद वॉक पर गई होगी। सू अंकल ने कहा, अरे अगर वो बच्ची नहीं है तो कोई बात नहीं, अच्छा है आज रात हम अपनी वो पेंडिंग मूवी पूरी कर लेते हैं। सू अंकल ने कुछ और भी धीरे से कहा जो मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। फिर कुछ सरसराहट की आवाजें आईं, फुसफुसाने और हंसने की आवाजें, कदमों की आवाज पास आ रही थी। वो दोनों शायद ऊपर आ रहे थे। मैं तो पूरी तरह से सुन्न हो गई। मैं अपनी जगह पर वैसे ही खड़ी रही, बिना हिले। मेरा हाथ अभी भी सू किंगरो की ठुड्डी पर था। क्योंकि मुझे अचानक जली हुई लाइट की आदत नहीं थी, मैंने अपने दूसरे हाथ से आंखों को ढक लिया। सू किंगरो अभी भी बड़े आराम से दरवाजे से टिकी हुई थी। लाइट जलने पर वो बस 1 सेकंड के लिए हैरान हुई। फिर उसने देखा कि जो छोटा बच्चा अभी उसे टीज करने की कोशिश कर रहा था, उसका चेहरा एकदम लाल टमाटर जैसा हो गया है और वो बेवकूफों की तरह सीढ़ियों की तरफ घूर रहा है। उसने बिना आवाज की एक स्माइल दी, सीढ़ियों की तरफ एक नजर डाली और जल्दी से मेरा कंधा पकड़कर मुझे अपने कमरे में खींच लिया। उसने पीछे से धीरे से दरवाजा बंद किया। बिना किसी आवाज के वापस उस अंधेरे में आकर मेरी जान में जान आई। अचानक से थोड़ी आवाज हुई और सब कुछ फिर से अंधेरे में डूब गया। मेरा दिल अब जाके धीरे धीरे पर बहुत जोर से धड़कने लगा था। बाहर से सू के मम्मी पापा की आवाज आ रही थी, आज किस्मत ही खराब है, आधी फिल्म देखी और मशीन खराब हो गई, चलो कोई दूसरी फिल्म लगा लेते हैं। फिर से कुछ सरसराहट की आवाज आई और उसके बाद एक हल्की सी क्लिक की आवाज, मानो दोनों ने अपने बेडरूम का दरवाजा बंद कर लिया हो। मैं दरवाजे से सटकर खड़ा था। जब मुझे यकीन हो गया कि बाहर पूरी तरह सन्नाटा है, तब जाकर मैंने राहत की सांस ली। खतरा टल गया था। अब मेरे पास सोचने का मौका था कि आखिर अभी हुआ क्या। लाइट जलने से पहले मैं क्या कर रहा था। एक पल के लिए मेरा दिमाग सुन्न हो गया और फिर अंधेरे में जो हुआ था वो सारी चीजें एक फिल्म की तरह मेरे दिमाग में घूमने लगी। मैं उसे चिढ़ाना चाहता था, लेकिन तभी सब कुछ बीच में रुक गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझ पर बिजली गिर गई हो। मैं तो ये सोचकर ही हैरान था कि जब अचानक से रोशनी हुई तो क्या सू किंगरो ने मेरा लाल पड़ा चेहरा देख लिया हो। मैं मन ही मन एक छोटी सी उम्मीद लगाए बैठा था कि शायद सू किंगरो की आंखें भी लाइट से चौंधिया गई होंगी और उसने आंखें बंद कर ली होंगी। इसी उम्मीद में मैंने जोर से अपनी जांघ पर चिकोटी काटी। लेकिन 1 मिनट, हम लाइट क्यों नहीं जला सकते थे? सू किंगरो ने मुझे किसी चोर की तरह इस कमरे में क्यों खींच लिया? ये उसका घर है और मैं तो बस एक मेहमान हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे हम कुछ गलत कर रहे हों। ये सोचकर ही मेरा चेहरा और लाल हो गया। मैं इस टॉपिक को बदलना चाहता था, इसलिए मैंने सू किंगरो से पूछा, हम यहाँ छुपकर क्यों खड़े हैं? ये तुम्हारा घर है। सू किंगरो ने अपने अंगूठे से अपने नीचे वाले होंठ को दबाया। उसे कुछ महसूस हुआ। उसने अपनी जीभ बाहर निकाली और अपने होंठ को चाटा, जो बहुत ही कातिलाना लग रहा था। उसने अपने होंठ को छुए हुए अंगूठे को देखा और फिर उसे मेरे चेहरे के सामने लहराया।
हम दोनों इस छोटे से कमरे में अकेले थे और मैंने देखा कि उसके अंगूठे पर खून लगा था। चांद की रोशनी में मुझे उसके अंगूठे पर खून की एक हल्की सी लकीर दिखाई। मैंने ध्यान से उसके नीचे वाले होंठ को देखा। सच में उसका कोना थोड़ा सूजा हुआ लग रहा था। सू क्विंगरो ने खुद की तरफ इशारा किया। मेरा होंठ कट गया है और फिर मेरी तरफ इशारा करते हुए बोली, और तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? मैं एकदम सुन पड़ गया। मैंने खुद को जो दिलासा दिया था वो सब चकनाचूर हो गया। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था, अरे यार उसने देख लिया और इस पागल लड़की ने ये बात जानबूझकर बोली थी। मैं वहां बुत बनकर खड़ा था। सू क्विंगरो ने मुझे ऊपर से नीचे तक घूरा। उसकी आंखों में कुछ अजीब सी चमक थी। फिर उसने बहुत ही आराम से कहा, तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे मैंने तुम्हारे साथ कुछ कर दिया हो। अगर तुम मेरी इज्जत खराब कर दोगे तो अच्छा नहीं होगा ना। मैं अंधेरे में सू क्विंगरो को घूर रहा था। उसकी आवाज में एक चिढ़ाने वाला टोन था। क्या तुम सीरियस हो सू क्विंगरो? तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो? सू क्विंगरो बोली। इसे देखकर तो यही लगता है कि मेरी इज्जत खतरे में है। दोनों तरफ से देखा जाए तो नुकसान मेरा ही है। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं आगे बढ़ा और सू क्विंगरो की गर्दन पकड़ ली। मैंने सोचा कि मैं इस मामले को ताकत से सुलझा लूंगा। मैं अक्सर लियू यू के साथ भी ऐसे ही मजाक करता था, तो मुझे लगा इसमें कुछ गलत नहीं है। मैंने ज्यादा जोर नहीं लगाया था, बस उसे ऐसा लगना चाहिए था कि उसकी गर्दन पर कुछ रखा है। सू क्विंगरो को अपनी कॉलर बोन और गर्दन पर मेरा हाथ महसूस हुआ। उसे कोई दर्द नहीं हुआ, लेकिन वो पीछे की तरफ हटी और उसकी कमर सोफे के पीछे वाले हिस्से से टकरा गई। वो पीछे हटी, मैं आगे बढ़ा और इसी बीच गलती से मेरा पैर उसके पैर पर पड़ गया। मैं घबराकर नीचे देखने लगा और मेरे हाथ जो उसकी गर्दन को पकड़े हुए थे वो फिसलकर उसके कंधों पर आ गए। आखिर मैंने अपने पैरों को एक जगह टिकाया और जब मैंने सिर उठाया तो मैं सू क्विंगरो की आंखों में देख रहा था, जो मेरे बहुत करीब थी। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं इस वक्त सू क्विंगरो को लगभग गले लगाए हुए था। वो सोफे के सहारे आराम से खड़ी थी और उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। उसके होठों पर एक ऐसी मुस्कान थी मानो उसे मजा आ रहा हो। वो मुझे एक बहुत ही गहरी और लंबी नजर से देख रही थी। उसने मुझे पीछे नहीं धकेला, बल्कि वो खुद थोड़ा और पीछे झुक गई, जिससे हमारे बीच की दूरी और कम हो गई। उसने अपनी भारी आवाज में हंसते हुए कहा, तुमने मुझे गले क्यों लगा रखा है? मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने किसी गर्म लोहे को छू लिया हो। मैं तुरंत पीछे हटा और 2 कदम दूर हो गया। मैंने उसे शक की नजरों से देखा और अपने हाथों को जोर से अपनी शर्ट के निचले हिस्से पर रगड़ा। सू क्विंगरो को मेरे इस रिएक्शन पर हंसी आ गई। मैं जहरीली नहीं हूँ, एक बाइट से मर नहीं जाओगे। क्या तुम मेरी गर्दन काटना चाहते थे? मैंने बिना सोचे उस जगह को देखा जिसे मैंने अभी अभी छुआ था। सच कहूं तो मेरे हाथों को उसका स्पर्श काफी अच्छा लगा था। फिर मुझे अचानक एहसास हुआ कि मैंने अभी क्या किया था। मैं एकदम रुक गया और मेरा पूरा शरीर अकड़ गया। सू क्विंगरो को शायद एहसास हुआ कि उसकी बातों का कुछ और मतलब भी निकाला जा सकता है, तो वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मैंने सच में तुम्हें बाइट करने के लिए नहीं कहा था। तुम इतने शर्मा क्यों रहे हो? अब मैं वहां और नहीं रुक सकता था। बहुत देर हो गई है, मुझे जाना चाहिए। जैसे ही मैं दरवाजे की तरफ भागा, सू क्विंगरो की मजाकिया आवाज मेरे पीछे से आई, बस बगल में ही तो रहते हो, इतनी जल्दी घर जाकर क्या करोगे? मैं रुका, कुछ सोचा और फिर पलटकर बोला, मुझे डक नेक खानी है। मुझे लगा था कि अगले 2 दिनों तक मुझे सू क्विंगरो की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी, लेकिन अगली सुबह दरवाजे की खटखटाहट से मेरी नींद खुली। जब मैं अपने मुलायम बिस्तर से उठकर दरवाजा खोलने गया तो मैंने उसी इंसान को देखा जिसे मैंने रात भर अपने सपनों में 300 बार गला घोंटकर मारा था। 15 मिनट बाद मैं लिविंग रूम में बिना किसी एक्सप्रेशन के बैठा नाश्ता कर रहा था। मेरे पीछे सोफे पर बैठे पापा और सू क्विंगरो शेयर और सिक्योरिटीज की बातें कर रहे थे, जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। सू क्विंगरो ने सफेद रंग का स्पोर्ट्स ट्रैक सूट पहना हुआ था, जिसमें वो काफी फ्रेश लग रही थी। पापा ने अचानक कहा, आजकल मौसम काफी सूखा है, पानी ज्यादा पिया करो, देखो तुम्हारा होठ सूख कर सूज गया है। मेरे हाथ में ब्रेड का टुकड़ा वहीं रुक गया। मुझे याद आया कि कल गलती से मेरा हाथ सू क्विंगरो के होठ पे लग गया था। मुझे थोड़ी शर्मिंदगी और घबराहट महसूस हुई। फिर मैंने सुना सू क्विंगरो बड़े ही चालाकी से बोली, ये सूखापन की वजह से नहीं है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मुझे लगा कहीं ये सबको बताना दे कि ये मैंने किया है, और मेरे पीछे बैठे होने की वजह से सू क्विंगरो मुझे साफ साफ देख पा रही थी। सू क्विंगरो थोड़ी रुकी और फिर आराम से बोली, मैं खाना खाते वक्त गलती से खुद को काट लिया था। पापा ने कुछ कहा और फिर वो दूसरे टॉपिक पर बात करने लगे। मैंने चुपके से राहत की सांस ली और अपना नाश्ता खत्म किया। नाश्ते के बाद मैं अपने कमरे में गया, स्पोर्ट्स कपड़े पहने और धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आया। सू क्विंगरो लिविंग रूम में मेरा इंतजार कर रही थी। तो अगले कुछ दिनों की सुबह मैं अपनी क्लासमेट और बचपन की दोस्त के साथ मॉर्निंग रन पर जाने वाला था। मैं दौड़ दौड़ कर थक गया था और पूरा पसीने से भीग चुका था। मैंने जल्दी से 20 मिनट में नहा लिया और अपने बाल धो लिए। मैंने घड़ी देखी, 9:15 हो रहे थे। मेरे पास 5 मिनट थे। मैं जल्दी से शीशे के सामने गया और अपने बालों को जोर जोर से तौलिए से रगड़ा। जब पानी टपकना बंद हो गया तो मैं वापस अपनी स्टडी टेबल पर आ गया।
ठीक 9:20 पर मेरा फोन बज उठा। सू क्विंगरो ने आपको वीडियो कॉल किया है। मैंने हड़बड़ाहट में फोन स्टैंड पर रखा और कॉल रिसीव किया। सू क्विंगरो का बड़ा सा चेहरा फोन स्क्रीन पर आ गया। मेरी उंगली अभी हटी ही थी कि वो सीधे स्क्रीन पर उसके होंठों पर जा लगी। मैं घबरा गया और तुरंत उंगली हटा ली। सू क्विंगरो शायद कुछ ढूंढ रही थी, इसलिए वो कैमरे की तरफ नहीं देख रही थी। वो थोड़ी देर कैमरे के पास आई और फिर पीछे हट गई। जब वो कैमरे से थोड़ा दूर हुई तो मैंने देखा कि उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे और उसने अपनी स्पोर्ट्स ड्रेस की जगह एक डेनिम जैकेट पहन ली थी। शायद उसने भी नहा लिया था। बैकग्राउंड में उसका कमरा दिख रहा था। जब उसने कैमरे की तरफ देखा तो मैं उसकी खूबसूरती देखकर एक पल के लिए दंग रह गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहां देखूं, तो मैंने थोड़ा अजीब महसूस करते हुए, खांसा, क्या तुम मुझे देख पा रही हो? सू क्विंगरो थोड़ी देर शांत रही। कैमरे के जरिए उसकी नजरें मुझसे मिली। मुझे तो बस एक सुअर दिख रहा है। सारी घबराहट पल भर में गायब हो गई। मैं स्क्रीन पर सू क्विंगरो के चेहरे को घूर रहा था और मेरा मन कर रहा था कि मैं तार के अंदर घुसकर उसे पीट दूं। इस इंसान के मुंह से कभी कोई अच्छी बात नहीं निकलती। मेरे पास गालियों की कमी थी तो मैं बस दांत पीसता रहा। काफी देर बाद मैं बस इतना ही बोल पाया, बचपना। सू क्विंगरो हंसने लगी और अपनी कुर्सी के पीछे आराम से टिक कर बैठ गई। उसने देखा कि मेरे बाल अभी भी गीले थे तो वो बड़े आराम से बोली, तुमने अपने बाल सुखाए क्यों नहीं? मैंने अपनी टेबल से अलार्म घड़ी उठाई और उसे दिखाते हुए कहा, टीचर जियांग ने कहा था कि क्लास ठीक 9:20 पर शुरू होगी। 1 मिनट की भी देरी नहीं होनी चाहिए। सू क्विंगरो कैमरे की तरफ देखकर बोली, जाओ, मैं तुम्हें अपने बाल सुखाने के लिए 5 मिनट देती हूँ। सच कहूँ तो गीले बाल सिर पर बहुत अजीब लगते हैं। जब सू क्विंगरो ने मुझे परमिशन दे दी तो मैं तुरंत मान गया और बाथरूम की तरफ भागा बाल सुखाने के लिए। सू क्विंगरो कैमरे में नहीं देख रही थी। उसने अपनी स्टडी बुक खोली और एक सफेद कागज निकालकर उस पे कुछ लिखने खींचने लगी। 1 घंटे पहले मैंने और सू क्विंगरो ने एक डील की थी। सू क्विंगर मुझे पढ़ाई में मदद करेगी ताकि मैं इस महीने के आखिर में होने वाले जॉइंट एग्जाम में टॉप 1 से मैं आ सकूं, और बदले में मुझे 1 महीने तक उसके लिए पानी खरीद कर लाना होगा। इसी वजह से हम अभी वीडियो कॉल पर थे, लेकिन वीडियो कॉल पर पढ़ाना इतना आसान नहीं था। थोड़ी देर ऑनलाइन पढ़ाई करने के बाद हम दोनों ने फैसला किया कि हम ऑनलाइन वीडियो की जगह आमने सामने बैठकर पढ़ाई करेंगे, और जगह चुनी गई सू क्विंगरो का घर। हमारे दोनों परिवार एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे, इसलिए हमारे पेरेंट्स भी इस बात से खुश थे। मेरा पूरा वीकेंड बस 2 दिनों की ट्यूशन में ही निकल गया। फिर से सोमवार आ गया। आज सुबह मेरी आंख थोड़ी लेट खुली तो मैं स्कूल थोड़ा लेट पहुंचा। मिस्टर किन, हमारे टीचर, थर्मस पकड़े हुए पोडियम पर बैठे थे। मुझे, जो कि उनका फेवरेट स्टूडेंट्स था, लेट आते देखकर वो कुछ नहीं बोले। ऐसा लगा जैसे उन्होंने मुझे अंदर जाते हुए देखा ही नहीं। ब्रेक टाइम में सू क्विंगरो अपनी डेस्क पर दोनों कोहनियां टिकाए हाथों से अपना चेहरा पकड़े बैठी थी। उसकी आंखें आधी बंद थीं, जैसे उसे बहुत नींद आ रही हो। मैंने पहली बार उसे इतना थका हुआ देखा था तो मैं उसकी तरफ ही देखता रह गया। मुझे उसे घूरते हुए देखकर सू क्विंगरो ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और नींद भरी आवाज में बोली, क्या देख रहे हो? मैंने पूछा, तुम रात भर क्या कर रही थी जो इतनी थकी हुई हो? सू क्विंगरो ने हाथ हटाए, थोड़ी सीधी बैठी और खुद को जगाने की कोशिश की। मैं रात भर गेम खेल रही थी। मुझे अचानक उस ऑनलाइन गेम की याद आई जिसे मैंने गलती से खोल लिया था। क्या वो गेम वही है जिसमें सफेद बालों वाला कैरेक्टर है? सू क्विंगरो ने हाँ में सिर हिलाया। मैंने भी एक लंबी ओह निकाली। मुझे याद आया कि मैंने अभी तक उस गेम का चाइनीज नाम सर्च नहीं किया था। अगर मैं सीधे उससे पूछूंगा तो वो फिर से मेरा मजाक उड़ाएगी, इसलिए मैं चुप रहा। अगली क्लास खत्म होने के बाद मैं पानी भरने गया। पीछे के दरवाजे के पास बैठा एक लड़का अचानक अपना फोन लेकर उछल पड़ा। वो बहुत एक्साइटेड था और 3 बार चिल्लाया, वाहवे शान, तुम्हें पता है वो गेम जो हम इंटरनेट कैफे में खेलते थे? मेरा फेवरेट गेम 2 साल बाद वापस आ गया है। वो मेरा बचपन था यार। मैं अपनी जगह पर वापस आया और इस बात को भूल गया। सू क्विंगरो मेरे द्वारा चेक किया गया इंग्लिश टेस्ट पेपर देख रही थी। जैसे ही मैं बैठा, मैंने उसे कहते हुए सुना, ये बहुत ही खराब। सू क्विंगरो ने कहा, क्या तुम्हें अंग्रेजी की बिल्कुल भी समझ नहीं है? मैंने थोड़ा रुककर हाँ में सिर हिला दिया। सू क्विंगरो ने अपनी अंग्रेजी की किताब निकाली और उसे मेरी तरफ खिसकाते हुए पहला पन्ना खोला। आज से तुम्हें अंग्रेजी की किताब पढ़नी है। वोकैबुलरी याद करने की जरूरत नहीं है। रट्टा मत मारो, बस किताब पढ़ना शुरू करो। शब्दों को रटने की कोशिश मत करो। अगर तुम्हें कुछ समझ में आए तो मुझसे पूछ सकते हो। मैंने हाँ में सिर हिलाया। हालांकि मुझे सू क्विंगरो का तरीका पूरी तरह से समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैं खुश था क्योंकि मुझे खुद अपना स्टडी प्लान बनाने की टेंशन नहीं थी। ठीक है टीचर सू, ये जो 8 स्कूलों का जॉइंट एग्जाम था वो बहुत ही बड़े लेवल का था और स्कूल वाले इसे लेकर बहुत सीरियस थे। उन्होंने इस जॉइंट एग्जाम के लिए खास तौर पर एक मॉर्निंग सेल्फ स्टडी सेशन भी रखा था। जल्दी एग्जाम का दिन आ गया। मैं 7वें एग्जामिनेशन हॉल में था और सू क्विंगरो आखिरी एग्जामिनेशन हॉल की सबसे आखिरी सीट पर थी। मैंने अपना पेपर सबमिट किया। अगले पेपर में 20 मिनट का ब्रेक था।
सू क्विंगरो वॉशरूम से बाहर निकली और इस क्लासरूम में गई। अंदर जाने पर उसने देखा कि वहां सबने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए थे। किसी ने भी सही से स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहनी थी। कुछ लड़कियों ने तो अपने बालों को भी लाल, नारंगी, पीले, हरे, नीले और बैंगनी रंगों में रंगा हुआ। क्लासरूम में बहुत शोर था। सू क्विंगरो अपनी डेस्क पर सिर रखकर आंखें बंद करके आराम कर रही थी। तभी अचानक एक कुर्सी के जमीन पर घिसटने की बहुत तेज और चुभने वाली आवाज आई। सू क्विंगरो ने अपनी भौहें सिकोड़ी, लेकिन आंखें नहीं खोली। कुछ लड़कियां बहुत शोर मचाते हुए उसकी डेस्क के सामने बातें कर रही थी। याओ जी, तुमने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप क्यों कर लिया? वो तो मुझे ढूंढता हुआ आया था और कह रहा था कि तुम उसके कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दे रही हो। मुझे लगता है वो तुमसे बहुत प्यार करता है। उसे इग्नोर मारो, वो पागल है। थोड़ी देर रुककर उस याओजी नाम की लड़की ने फिर कहा, मुझे आजकल अपने स्कूल का एक लड़का पसंद आ गया है। उसके साथ खड़ी लड़कियों ने उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया। अच्छा, तो अब कोई और पसंद आ गया है? कैसा दिखता है वो? हमारी याओजी को जो पसंद आ जाए वो कैसा होगा? क्लास में और ज्यादा शोर होने लगा। सू क्विंगरो ने फिर से अपनी भौहें सिकोड़ी, लेकिन अभी भी नहीं उठी। वो याओजी कह रही थी, वो हमारे ही स्कूल का है, थोड़ा कम हाइट का है, लेकिन बहुत ही क्यूट दिखता है। मुझे आजकल क्यूट लड़के ही पसंद आते हैं। हा हा हा, क्या तुमने उसे पटा लिया? उसे यहां लेकर आओ ना, हम भी तो देखे। याओजी थोड़ी परेशान सी लग रही थी। नहीं, मैं उसे जानती भी नहीं। वो आगे वाले एग्जामिनेशन हॉल में है। जो लड़के पढ़ाई में अच्छे होते हैं उन्हें पटाना मुश्किल होता है। एक दिन स्कूल के बाद मैंने उसका पीछा किया था। वो युनगोंग शांगजिंग नाम की बिल्डिंग में गया था, तो शायद वो अमीर भी होगा। युनगोंग शांगजिंग फर्स्ट ईयर का है क्या? सू क्विंगरो ने अपनी जीभ से अपने ऊपर वाले नुकीले दांत को छुआ। वो धीरे से डेस्क का सहारा लेकर उठ बैठी। उसकी आंखें अभी भी थोड़ी धुंधली थी। उसने देखा कि उसके सामने 4 लड़कियां खड़ी थी। एक उसकी आगे वाली डेस्क पर बैठी थी और बाकी 3 उसके आसपास खड़ी थी। चारों में से किसी ने भी यूनिफॉर्म नहीं पहनी थी। जो बैठी थी याओजी, उसने अपने बालों को 2 जगह से पीला रंगा हुआ। उसे ब्लॉक कर दो, हम सब मिलकर उसे एक बार ब्लॉक करते हैं। फिर तुम याओजी अचानक से हीरो की तरह जाकर उसे बचा लेना। फिर वो पक्का तुमसे इंप्रेस हो जाएगा। कौन सी क्लास का है वो? आज शाम को स्कूल के बाद कुछ लोगों को बुला लेते हैं। बेवकूफ कहीं की। याओजी हंसी। उसने मना नहीं किया। उसने उन लड़कियों को पास बुलाया और धीमी आवाज में बोली, क्लास 3 का जियांग यीचन। सू क्विंगरों की हंसी छूटते छूटते बची। क्या बेवकूफ है? कोई उसके पीछे पीछे घर तक चला गया और उसे पता भी नहीं चला। सू क्विंगरो ने अपनी डेस्क से लीची सोडा की आधी पी हुई बोतल उठाई। उसने देखा कि बोतल का निचला हिस्सा काफी मजबूत है। उसने अपने नुकीले दांत को चाटा और एक हल्की सी आवाज निकाली। वो दुबली पतली लड़की जो उसे ब्लॉक करने की बात कर रही थी, उसने शायद ये आवाज सुन ली थी। उसने सू क्विंगरो की तरफ देखा और एक पल के लिए चौंक गई। सू क्विंगरो ने अपनी आंखें उठाई और उसे सीधे देखा। वो कुर्सी पर पीछे की तरफ झुकी हुई बैठी थी। बड़े ही घमंडी अंदाज में बोली, किसे ब्लॉक करोगी? उस दुबली लड़की ने अपनी कोहनी से अपने साथ वाली लड़की को मारा। याओजी ने भी सू क्विंगरो की आवाज सुन ली थी। उसने मुड़कर उसे देखा। सबने अपनी आंखें सिकोड़ ली और उसकी तरफ देखा। जब उनकी नजर कोने में बैठी इस लड़की के चेहरे पर पड़ी तो सब एक पल के लिए रुक गईं। इसने अपना चेहरा क्यों छुपाया हुआ है? याओजी भी बैठी थी। वो दोनों डेस्क के आर पार एक दूसरे को देख रही थी। भले ही याओजी के ग्रुप में ज्यादा लोग थे, लेकिन सू क्विंगरो के ठंडे और खतरनाक रवैये से उसे अंदर तक सिहरन महसूस हुई। तुम कौन हो? उसने पीछे मुड़कर डेस्क पर लगी स्टूडेंट की जानकारी देखी। क्लास 3 फर्स्ट ईयर। वो थोड़ी देर रुकी और फिर लापरवाही से बोली, हम मजाक कर रहे थे। सू क्विंगरो ने हाथ में सोडा की बोतल पकड़े हुए धीरे धीरे खड़ी हुई। मैं मजाक नहीं कर रही। किसी को समझ नहीं आया कि अचानक क्या हुआ। क्लास के पिछले कोने से दर्द की एक बहुत ही भयानक चीख गूंज उठी। पूरा क्लासरूम एक झटके में शांत हो गया। सबने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे के पास खड़ी वो खूबसूरत लड़की अपने हाथ में ली हुई बोतल को डेस्क पर रख रही थी। उसकी आंखें ठंडी और खतरनाक थी। उसने जमीन पर अपना सिर पकड़े तड़प रही लड़की को देखा और एक एक शब्द जोर देकर कहा, मैं तुम्हारी बाप हूं। 7वें एग्जामिनेशन हॉल में मैं दूसरी परीक्षा, जो कि मैथ्स की थी, दे रहा था। मैं अपने चेहरे को हाथों पर टिकाए हुए बहुत ध्यान से आखिरी सवाल का आंसर OMR शीट पर भर रहा था। जैसे ही मैंने पेपर खत्म किया और एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चेक कर ही रहा था कि स्पीकर से आवाज आई, एग्जाम का समय समाप्त हो गया है, पेपर कलेक्ट करना शुरू करें। क्लास में एक निराशा भरी आवाज गूंज उठी। कुछ लोगों ने तो गुस्से में अपने पेन भी फेंक दिए। मैंने अपना सामान पैक किया और स्कूल बैग लेकर घर जाने की तैयारी करने लगा। जैसे ही मैं स्कूल के गेट पर पहुंचा, किसी ने धीरे से मेरे कंधे पर थपथपाया। मुझे लगा कि ल्यू यू होगा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो मेरे ही एग्जामिनेशन हॉल का एक लड़का था। वो दूसरी क्लास में था। हान पेयू ने अपना स्कूल बैग आगे की तरफ पहना हुआ था। उसने अपना हाथ अपने खुले हुए बैग में डाला, फिर मेरी तरफ देखा और बोला, जियांग यीचेन, क्या तुम्हें पता है क्या? हान पेयू ने मुझे थोड़ा करीब आने का इशारा किया। उसने मुझे अपना फोन दिखाया जो उसने अपने बैग के अंदर ही रखा हुआ था। स्क्रीन पर एक बहुत ही धुंधली सी फोटो थी।
एक लड़की क्लास की आखिरी पंक्ति में दरवाजे के पास खड़ी थी। वो ऊपर से नीचे की तरफ देख रही थी। जमीन पर एक लड़की अपना सिर पकड़े लेटी थी और उसकी उंगलियों के बीच से खून बह रहा था। हालांकि फोटो बहुत धुंधली थी, लेकिन जो कोई भी सू क्विंगरो को जानता था वो तुरंत पहचान सकता था कि ये सू क्विंगरो ही है। एक बहुत ही अजनबी सी सू क्विंगरो। मैंने उसके चेहरे पर कभी ऐसा एक्सप्रेशन नहीं देखा था। बहुत ही खतरनाक, घमंडी और ठंडी, और उसमें एक अजीब सा खौफनाक और शैतानीपन था, जैसे नरक से कोई शैतान आ गया हो। मेरा दिमाग कुछ पल के लिए काम करना बंद कर गया था। मेरा